वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर विचार करेंगे, डिस्कस करेंगे इसको। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात हम आज की क्लास में प्रस्तावना क्या होती है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कैसी है, उसकी क्या विशेषताएं हैं और क्या उसका इम्पोर्टेंस है, उसका महत्व क्या है। इन सभी पहलुओं पर हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले प्रस्तावना की, यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रियम्बल, तो क्या होता है कि कोई भी देश होता है, किसी भी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उस संविधान की प्रस्तावना। यानी कि जैसा कि डीडी बसु ने भी कहा है कि जो प्रस्तावना होती है, जो प्रियम्बल होती है, वो संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। अर्थात जो संविधान निर्माता है, जैसा संविधान वो बनाना चाहते हैं, जो उनके मन की भावनाएं होती हैं, जो उनके मन की आकांक्षाएं होती हैं, उन सभी का एक झरोका होता है प्रस्तावना। कि प्रस्तावना में हमें संविधान निर्माताओं की भावनाओं और आकांक्षाओं के दर्शन होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि आप कोई नया घर बनाना चाहते हैं, ठीक है? तो जो नया घर बनाना चाहते हैं, तो उससे पहले जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपका एक आइडियोलॉजी है कि मुझे ऐसा घर बनाना है या मैं इस घर में ये चीजें लगाऊंगा। जब वो घर बनकर तैयार हो जाता है, तो उसका जो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है, यानी कि जो नक्शा होता है उस घर का, उसमें हमें देखने को मिलती है एक झलक। और जो झलक होती है उसमें आपकी भावनाएं और आपकी आकांक्षाएं शामिल होती है, जैसा घर आप बनाना चाहते थे। ठीक उसी प्रकार से जो प्रस्तावना होती है वो भी एक झरोखा होता है, जिसमें कि उस देश के संविधान निर्माताओं की भावनाओं और आकांक्षाओं को बिल्कुल क्लियर, यानी कि स्पष्टता के साथ देखा जा सकता है या उसके दर्शन हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है, यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रियम्बल। प्रस्तावना क्या होती है? किसी भी भाषण अथवा लेख में जो प्रारंभिक कथन होता है उसे प्रस्तावना कहा जाता है। अर्थात प्रस्तावना किसी भी संविधान का वह प्रारंभिक कथन होता है, यानी कि वो शुरुआत होती है जिसमें उसके निर्माण के कारणों का उल्लेख किया जाता है, साथ ही उन उद्देश्यों और आकांक्षाओं का संक्षिप्त वर्णन किया जाता है जिसे कि वो प्राप्त करना चाहते हैं। इसके साथ ही प्रस्तावना में संविधान के स्रोत और उस तिथि का भी उल्लेख किया जाता है जिस दिन वो बनकर तैयार होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो प्रस्तावना है वो किसी भी देश के, किसी भी राज्य के संवैधानिक ढांचे का चित्र भी प्रस्तुत करती है। अर्थात प्रस्तावना में ये हमें क्लियर हो जाता है कि उस स्टेट को, यानी कि उस देश को, वो किस रूप में, उसकी जो गवर्नमेंट है, जो उसकी शासन प्रणाली है, उसको किस रूप में वो देखना चाहते हैं, वो भी हमें स्पष्ट देखने को मिलता है। तो जब संविधान को अंगीकृत किया जाता है, उसे हम स्वीकार करते हैं, इस सारी बातों की भी जानकारी एक संक्षिप्त रूप में हमें प्रस्तावना में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी संविधान का, जिसमें कि हमें उस संविधान के निर्माण के जो कारण रहे हैं, उद्देश्य और आकांक्षाएं होती हैं, साथ ही उस राज्य की जो शासन प्रणाली का रूप होता है, यानी कि उसका जो नेचर होता है या जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उन सब चीजों का ब्रीफ एक जो होता है ना, समराइज रूप, यानी कि हम कह सकते हैं एक संक्षिप्त वर्णन हमें प्रस्तावना में देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना यानी कि जो प्रियम्बल होता है, वो एक ऐसा दस्तावेज होता है जो किसी भी संविधान के आरंभ होने से पहले अंकित किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको एक घर बनाने का एग्जाम्पल दिया, तो उससे पहले हम एक अपना माइंड सेट कर लेते हैं बच्चों, कि हमें यहाँ पे अपनी लिविंग रूम बनाना है, यहाँ पर हमें इस तरीके का डिजाइन देना है, यहाँ हमने अपना गार्डन बनाना है, या यहाँ पे हमने अपनी किचन बनानी है। यानी कि जब वो घर बनता है उससे पहले वो नक्शा बनकर तैयार हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से संविधान के शुरू होने से पहले, यानी कि उसके आरंभ होने से पहले ही एक जो होता है ना रिटन डॉक्यूमेंट इन ब्रीफ, यानी कि संक्षिप्त रूप में ये अंकित कर दिया जाता है। और ये एक ऐसा कथन होता है जिसमें कि संविधान के मुख्य उद्देश्य, मौलिक सिद्धांतों और आदर्शों का समावेश भी होता है। यानी संविधान के क्या उद्देश्य रहेंगे, किन उद्देश्यों को लेकर उस देश का संविधान बनाया जा रहा है, फिर उनकी उनकी आइडियोलॉजी क्या है, यानी कि उनके आदर्श क्या हैं,
और उनकी थ्योरीज क्या है, यानी किन चीजों को वो शामिल करना चाहते हैं, वो सारी बातें भी हमें प्रस्तावना में देखने को मिलती हैं। अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं, विश्व की बात करते हैं, तो सबसे पुराना, ठीक है, सबसे पुराना रिटर्न जो कॉन्स्टिट्यूशन था यानी लिखित संविधान था, वो संयुक्त राज्य अमेरिका का है, जो 1787 में फिलाडेल्फिया जो सम्मेलन हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पर बनना शुरू हुआ और 1789 में इसको लागू कर दिया गया। और अमेरिका का जो संविधान था, उस संविधान में प्रस्तावना लिखी हुई थी, यानी कि प्रस्तावना अंकित थी। और तब से ही, ठीक है, उसी टाइम से जो प्रस्तावना के साथ संविधान को शुरू करना एक प्रथा बन गई, यानी कि एक रिचुअल हो गई कि हर देश ने उस चीज को अपने संविधान में, यानी जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसको स्वीकार करना शुरू हुआ। और जैसा कि हमने हमारी पिछली क्लास में किया था कि हमने अमेरिका के संविधान से जो प्रस्तावना है, वो चीज हमने वहां से अडॉप्ट की है, यानी हमने वहां से वो स्वीकार की है। तो ठीक इसी प्रकार से भारत के संविधान के संदर्भ में भी यह कथन लागू होता है, जैसे कि अमेरिका के संविधान में हमें देखने को मिलता है प्रस्तावना से संबंधित। भारतीय संविधान की जो शुरुआत है, यानी कि जो उसका प्रारंभ होता है, वो भी एक प्रस्तावना से ही होता है। वास्तव में जो भारत के संविधान की प्रस्तावना, जो भारतीय हमारे बहुत ही मतलब एक टॉप लीडर रहे, या हम कहें स्वतंत्रता सेनानी रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, उसी पर आधारित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख इसको प्रस्तुत किया था। और 13 दिसंबर 1946 से लेके 19 दिसंबर 1946 तक इस पर काफी गहनता के साथ विचार विमर्श हुआ, जो उद्देश्य प्रस्ताव था उस पर। और साथ ही इसको 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया। तो काफी सारी चीजें हमें वहां की वो देखने को मिलती है, जो हम प्रस्तावना में देखते हैं। प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों का वर्णन किया जाता है, और इसीलिए संविधान की उसको आत्मा भी कहा जाता है। यानी कि जिन उद्देश्यों को हम प्राप्त करने के लिए संविधान बना रहे हैं, उनकी जो एक झलक होती है संक्षिप्त रूप में, वो हमें प्रस्तावना में देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रियम्बल है, यानी कि जो प्रस्तावना है, वो संक्षिप्त शब्दों में हमें संविधान की प्रकृति की जानकारी देती है, यानी कि उसका नेचर कैसा होगा। साथ ही संविधान में शामिल बहुत सारी धाराएं होती हैं, आर्टिकल्स जिसे हम बोलते हैं, उन आर्टिकल्स की जानकारी देती है। उसके साथ ही जो शेड्यूल्स होती हैं, जो चैप्टर्स होते हैं, यानी कि संविधान की विभिन्न धाराओं, अनुसूचियों तथा अध्याय के बारे में भी हमें प्रस्तावना में देखने को मिलता है। उसके साथ ही जो संविधान की प्रस्तावना है, उसके संबंध में जो डीडी भार्गव है, उनका कहना है कि प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण या बहुमूल्य भाग है। यह संविधान की चाबी है, यह संविधान की आत्मा है, साथ ही यह संविधान का एक रत्न है, क्योंकि जो रत्न होता है वो बहुत कीमती होता है, तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी बहुमूल्य भाग इसको मानते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का मौलिक भाग है। नवंबर 1976 में संविधान की प्रस्तावना में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, उस समय कुछ शब्द और शामिल किए गए, यानी कि 2 शब्द नए शामिल किए गए। कौन कौन से शब्द हैं वो? समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, यानी सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ये जो 2 शब्द थे 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, उस समय इन शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया। 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था। और 1976 में हमने कुछ और शब्द इसके अंदर शामिल किए, और आज एट प्रेजेंट हम जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना देखते हैं, वो इस प्रकार से है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी के द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। जी हाँ, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है बच्चों, वो हमारी क्या है?
वो हमारी प्रस्तावना है। यानी जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे विशाल संविधान है, सबसे डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारत का है। और इस उद्देशिका में या इस प्रस्तावना में हर शब्द में भारतीय संविधान की एक विशेषता छिपी हुई है। यानी कि जो अभी मैं आपको बता रही थी कि जो प्रस्तावना है उसमें हमें संक्षिप्त रूप में, ठीक है, इन ब्रीफ हमें सारी की सारी संविधान का निचोड़ मिल जाता है, उसके उद्देश्य मिल जाते हैं, उसका स्वरूप मिल जाता है, शासन प्रक्रिया कैसे होगी, आम नागरिकों को किस तरह के अधिकार दिए जाएंगे, वो सभी हमें हमारी प्रस्तावना में क्लियर हो जाते हैं। अब हम करते हैं हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, यानी कि लक्षण क्या हैं, मेन फीचर्स ऑफ प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वास्तव में जो प्रस्तावना होती है, जो प्रियम्बल होता है, वो किसी भी संविधान की आधारशिला होती है, उसके लिए प्रेरणा स्रोत होती है। भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्यों, आदर्शों को, सिद्धांतों को संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया है। अगर हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं इन ब्रीफ यानी कि संक्षिप्त रूप में, तो तीन बातों पर यहाँ पर फोकस किया गया है, तीन बातों पर प्रकाश डाला गया है। फर्स्ट क्या है, संविधान का स्रोत क्या है। सेकंड क्या है कि भारतीय शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा है, यानी कि वो किस प्रकार का है। थर्ड क्या है कि संविधान के ऑब्जेक्टिव्स यानी कि संविधान के उद्देश्य क्या हैं। यानी हमारी प्रस्तावना में इन तीनों चीजों के बारे में हमें, जो अभी मैंने आपको पढ़ के बताई, उसके बारे में प्रकाश डाला गया है। अगर हम फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगी कि संविधान का स्रोत यानी कि सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रस्तावना के प्रारंभिक और अंतिम शब्द है, जब मैंने आपको पढ़ी, यानी कि वो हमसे शुरू होती है, हम भारत के लोग, ठीक है, और कैसे होता है उसका समाप्त भी कैसा होता है, हम इसको क्या करते हैं, हम सबके द्वारा हम अपने संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मसमर्पित करते हैं। यानी कि शुरुआत में भी और लास्ट में भी, यानी फर्स्ट और लास्ट दोनों ही जगह पर हमें क्या दिखता है, जो जनता है, जो आम जनता है, ठीक है, वो एक सर्वोच्च शक्ति है। यानी कि इसको बनाने वाले भी हम हैं, इसको स्वीकार करने वाली भी हम आम जनता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो भारतीय संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो सोर्स है, ठीक है, वो क्या है, आम जनता, यानी जनता की सर्वोच्च शक्ति है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि इस संविधान की प्रस्तावना में हमें जनता की शक्ति देखने को मिलती है। इसे जनता के प्रतिनिधियों ने बनाया है, हम सब ने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने, ठीक है, उसके हिसाब से एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी और उसी के द्वारा हमारे संविधान का निर्माण किया गया है। ये किसी बाहरी शक्ति के द्वारा या किसी ब्रिटिशर्स के द्वारा या किसी और देश के द्वारा हम पर नहीं थोपा गया है। तो इन शब्दों से ये क्लियर हो जाता है। अगर मैं बी आर अम्बेडकर के शब्दों में बात करती हूँ तो उन्होंने कहा है कि प्रस्तावना स्पष्ट कर देती है कि संविधान का आधार जनता है और इसमें निहित प्राधिकार और प्रभुसत्ता जनता से प्राप्त हुई है। अर्थात संविधान का जो बेस है, ठीक है, वो कौन है, वो कॉमन पीपल है, आम जनता है। और जो भी सोवरेनिटी, जो पावर मिली है, वो भी कहाँ से मिली है, जनता ने उसे दिया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान का जो वास्तविक स्रोत है, यानी जो सोर्स है, वो लोगों की शक्ति है, जिसकी इच्छा के द्वारा ही जो हमारे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। अगर हम इसकी दूसरी विशेषता की बात करते हैं तो हम कहेंगे जो भारतीय शासन प्रणाली का स्वरूप कैसा है, नेचर ऑफ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। यानी कि हमारी जो हमें गवर्नमेंट दिखती है, जो स्वरूप उसे उसका नजर आता है, जो हमारी शासन प्रणाली का, उसमें क्या क्या नजर आता है, जो हम प्रियम्बल में देखते हैं, यानी कि हम प्रस्तावना में देख पाते हैं। संविधान की प्रस्तावना का दूसरा उद्देश्य कह सकते हैं, विशेषताएं कह सकते हैं, वो क्या था कि भारत में एक ऐसी शासन प्रणाली को स्थापित करना जिसका की उद्देश्य क्या है कि भारत को एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातंत्रात्मक गणराज्य बनाया जाए। यानी कि इन तीन चीजों के लिए शुरुआत में ही हमने एक काम शुरू कर दिया था। उसके बाद जब 42nd यानी कि 42वां संविधान संशोधन हुआ, उस समय इसमें कुछ और शब्द भी शामिल किए गए। वही दो शब्द थे जिसे मैंने अभी आपको बताया, समाजवादी राज्य और धर्मनिरपेक्ष, यानी सोशलिस्ट और सेक्युलर। इस प्रकार से आज वर्तमान में 1976 के बाद जब इसमें चेंज हुआ, उसके बाद भारत में, ठीक है, भारत में जो शासन प्रणाली थी, यानी कि जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर था, जो हमने स्थापित किया था, उसमें ये 5 चीजें शामिल इन्होंने की हैं। फर्स्ट क्या है,
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। सेकंड क्या है, एक सोशलिस्ट स्टेट है, यानी कि एक समाजवादी राज्य है। थर्ड क्या है कि जो इंडिया है वो एक सेक्युलर स्टेट है। फोर्थ क्या है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यानी कि डेमोक्रेटिक सेटअप हमने किया है। फिफ्थ क्या है कि जो इंडिया है वो एक रिपब्लिक कंट्री है। इसका हम अर्थ जान लेते हैं। सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि ये होता क्या है। ये क्या होता है कि जब कोई भी देश इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, अर्थात वो भारत क्या है कि अपने आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अपने डिसीजंस वो स्वयं ले सकता है, अपने लिए कानून स्वयं बना सकता है, उसे इम्प्लीमेंट स्वयं कर सकता है। यानी कि किसी भी बाहरी देश की किसी भी प्रकार की कोई भी यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं है। हमारे जब हम निर्णय लेते हैं तो हम स्वयं लेते हैं, हमें किसी के दबाव में कोई निर्णय नहीं लेना होता है। वो क्या होता है, वो प्रभुत्व संपन्न होता है। सेकंड क्या है, जो हम कहेंगे सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी। 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, उस समय ये शब्द डाला गया समाजवाद, यानी कि भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना करने का लक्ष्य हमने शुरुआत में नहीं रखा, लेकिन उसे हमने चेंज किया अपनी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग। यानी कि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो हमने उसको शामिल कर लिया, क्योंकि हम सब जानते थे कि समाजवाद को अपनाकर ही जनहित हो सकता है, यानी कि जन कल्याण के कार्य हो सकते हैं। हम निजीकरण को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, पूंजीवाद को हम रोक सकते हैं, और बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है आम जनता की उसे हम पूरा कर सकते हैं। तो समाजवाद के आदर्श को प्रस्तावना में शामिल करने का उद्देश्य ये है, या इसका अभिप्राय क्या है, कि अब उन्नति का लाभ कुछ लोगों तक सीमित नहीं होगा, बल्कि जो उन्नति का जो लाभ है वो समाज के सभी वर्गों को होगा। अर्थात अब सरकार जो हमारी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका जो लक्ष्य होगा वो क्या होगा, सभी को हर प्रकार का न्याय दिलाना। उसके बाद बात आती है सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष। इस शब्द को भी हमने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अपनी प्रस्तावना में शामिल किया है। तो इसका अर्थ क्या होता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। किसी भी विशेष धर्म को, ठीक है, किसी भी विशेष धर्म को भारत प्रोटेक्ट नहीं करेगा, या उसके लिए विशेष सुविधाएं नहीं जुटाएगा, या भारत का अपना कोई एक विशेष धर्म नहीं होगा, बल्कि भारत सभी धर्मों का सम्मान करेगा और सभी को किसी भी आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये होता है सेक्युलर स्टेट। डेमोक्रेटिक यानी कि जो लोकतंत्र होता है, इसका अर्थ होता है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, यानी कि जो शासक वर्ग है उसका जो चुनाव किया जाएगा वो आम जनता के द्वारा किया जाएगा। और जो शासक वर्ग है, ठीक है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है जिसको कि हमने चूज किया है, अपनी पसंद से उन्हें चुना है, उन वो क्या होंगे, वो आम जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे। और यही क्या है, यही वास्तव में लोकतंत्र है। ये चीज भी हमने शुरू से ही रखी है। उसके बाद आता है रिपब्लिक यानी कि गणराज्य। गणराज्य का अर्थ क्या होता है कि जो भारत में जो राज्य का मुखिया है, यानी कि हेड ऑफ द नेशन कह सकते हैं, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उनका जो पद है वो निर्वाचित पद है, या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उन्हें चुना जाता है, जैसे कि भारत में होता है। ठीक, अगर हम बात करते हैं कि जैसे ब्रिटेन है, वहां पे जो पैतृक राजा या रानी होता है वो क्या होता है, राज्य का मुखिया होता है। तो वो चीज यहाँ पर नहीं है, और इसीलिए क्या है, यहाँ पर रिपब्लिक है, यानी कि यहाँ पे गणराज्य है। उसके बाद बात आती है संविधान के उद्देश्यों की, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना के जो भाग 3 है, यानी कि जो तीसरा भाग है, उसमें हमने जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बारे में विस्तार से बताया गया है, यानी कि जिन जिन उद्देश्यों को हम प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आम जनता इसका सोर्स है, ठीक है, सरकार का स्वरूप कैसा होगा, वो इस तरह का होगा। उसके बाद आते हैं कि जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं प्रेम्बल में न्याय की, जस्टिस की। न्याय क्या होता है कि व्यक्ति के जो निजी हित होते हैं, यानी जो आपके पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, और आपका जो व्यवहार होता है सोसाइटी के साथ, उसके बीच में एक एडजस्टमेंट हो जाना। इस प्रकार से जो जस्टिस है, यानी कि जो न्याय है, उसका उद्देश्य क्या होता है, वास्तव में सबकी भलाई करना होता है, यानी सार्वजनिक भलाई का लक्ष्य इसके अंदर समाहित है। और इसमें हर प्रकार का न्याय आम जनता को देने का प्रयास किया जाता है, फिर चाहे वो सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक जस्टिस हो, या वो पॉलिटिकल जस्टिस हो। यानी कि समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हर प्रकार का न्याय मिले, वो संविधान का एक उद्देश्य है। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय क्या होता है,
सामाजिक न्याय जो शब्द है इसका अभिप्राय है कि समाज का सदस्य होने के नाते आप क्या करेंगे, एक दूसरे व्यक्ति में धर्म, जाति, लिंग, भाषा आदि के आधार पर कोई पार्शियलिटी, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि कुछ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सभी इक्वल होंगे, सभी को क्या मिलेगा, समानता के साथ आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे और वही क्या है, वही सोशल जस्टिस है। यदि बात हम करते हैं आर्थिक न्याय की, जो इसका दूसरा पक्ष है, इकोनॉमिक जस्टिस, यानी कि आर्थिक न्याय जो शब्द है इसका क्या अर्थ होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका को चलाने के लिए, या हम कहें इतना कमाने के लिए कि उसका जीवन स्मूथली, बहुत ही आसानी से चल जाए, उसके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज उसे मिलनी चाहिए। अर्थात समान अवसर उसे प्राप्त हो, ताकि वो कुछ अपना कोई भी काम कर सकता है, चाहे वो जॉब करता है या वो बिजनेस करता है, उसको एक सिक्योरिटी मिले, इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिले, और जो भी वो काम कर रहा है उसके लिए उसे प्रॉपर, यानी कि मतलब इक्वल पे भी मिले। ठीक है, वो कहते हैं ना, समान काम समान वेतन, या हम कह सकते हैं उसकी एटलीस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी हो, उसका जीवन अच्छे से चले, वो क्या है, वो इकोनॉमिक जस्टिस है। तो ये भी संविधान का एक उद्देश्य है जो हमें कहाँ देखने को मिलता है, प्रियम्बल में देखने को मिलता है। उसके बाद बात आती है राजनीतिक न्याय की, यानी पॉलिटिकल जस्टिस की। पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है कि यदि आप अपनी देश के शासन व्यवस्था में, ठीक है, अपने देश की पॉलिटिक्स में आप शामिल होना चाहते हैं, तो बिना किसी भेदभाव के आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। यानी कि राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए आपको समान अवसर प्राप्त होंगे। अगर मैं बात करती हूँ कि भी पॉलिटिक्स में आपकी जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है वो क्या होता है, सिर्फ चुनाव लड़ना ही नहीं होता है, उसके लिए चाहे आप वोट डाल रहे हो, तब भी आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। आप यदि कोई इलेक्शन लड़ रहे हो, तब भी आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। अपनी पार्टी बना रहे हो, या आप सरकार का विरोध कर रहे हो, या अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहे हो मांग के रूप में, यानी कि आपका क्या है, आपका एक हेल्दी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और ये कब होगा, जब आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए। तो इस प्रकार से ये भी क्या एक हमारा उद्देश्य है संविधान का, जो हमें प्रस्तावना में देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरा उद्देश्य क्या है, स्वतंत्रता का है, यानी कि लिबर्टी का है। लिबर्टी क्या होता है, हम कहेंगे कि जो लिबर्टी है, यानी कि जो स्वतंत्रता है, वो एक ऐसा वातावरण स्थापित करना होता है जिसमें कि बहुत सारे उसको ऐसे अवसर प्रदान किए जाते हैं जिससे उस व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो सके। और इसके लिए उस व्यक्ति को अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करना, चाहे उसको काम की स्वतंत्रता की बात है, कहीं पर भी घूमना फिरना है, कहीं पर भी उसको रहना है, उसके जीवन की सुरक्षा है, इस तरह की सारी स्वतंत्रताएं उस व्यक्ति को प्रदान की जाती है। समानता, ये भी एक उद्देश्य है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता के आदर्श का उद्देश्य भी रखा गया है। अर्थात समानता के माध्यम से सभी व्यक्तियों को, चाहे वो सामाजिक न्याय है या सद्भावना है, उसको प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात कानून की नजर में सब क्या है, कानून की नजर में सभी समान हैं, और बिना किसी भेदभाव के जो कानून के समक्ष समानता हर नागरिक को, हर भारतीय नागरिक को प्रदान की गई है। भेदभाव को समाप्त करने के लिए भी बात की गई है। साथ ही साथ जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, यानी कि अवसरों की समानता भी यहाँ पर स्थापित की गई है, जो कि हमें प्रियम्बल अभी हमने पढ़ी, उसमें भी जितने भी ये शब्द आए थे बेटा, ये सारे क्या बन जाते हैं, ये सारी इसकी विशेषताएं बन जाती हैं। उसके बाद आती है कि और क्या उद्देश्य हो सकते हैं। फ्रेटर्निटी जिसे हम कहेंगे, भाईचारा या भ्रातृत्व की भावना। भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें हम जो इंडियन सिटीजन्स हैं, भारतीय नागरिकों को भ्रातृत्व या भाईचारा या फ्रेटर्निटी की जो फीलिंग होती है वो विकसित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है। वो क्यों किया गया है, क्योंकि भारत क्या है, एक विशाल देश है, और विशाल देश में बहुत सारी क्या है, विभिन्नताएं हैं। तो उस विभिन्नता को एकता के सूत्र में बांधने के लिए, या इस उद्देश्य के साथ जो प्रस्तावना है उसमें इस तरह की जो वर्डिंग्स है या शब्दावली उसको शामिल किया गया है, ताकि हम सब क्या करें, हम अपने देश के प्रति हमारे अंदर एक यूनिटी की फीलिंग आए, यानी कि हम अपने देश को एक समझे, जुड़ा हुआ महसूस करें, और जो राष्ट्र के प्रति एक समर्पण की भावना होती है वो हमारे अंदर आए। अगर मैं पायली के शब्दों में बात करती हूँ तो उन्होंने कहा है कि जो न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता के आधार पर एक नए राष्ट्र का निर्माण करने का उद्देश्य यह था कि सब व्यक्ति यह अनुभव करे कि हम एक ही मातृभूमि की संतान हैं, और हम सब परस्पर भाई भाई हैं। अर्थात हमारे अंदर एक ऐसी फीलिंग डेवलप हो कि हम, जो हमारी मातृ भूमि है, यानी कि जिस पर हमने जन्म लिया है, हम सब संतान एक हैं, हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है, हम सब एक समान है।
हम सभी को समानता के अवसर मिले, स्वतंत्रता मिले और हम सब भाईचारे, ठीक है, परस्पर प्रेम के साथ, सहयोग के साथ हम अपना जीवन यापन करें। उसके बाद आती है कुछ और उद्देश्य भी हो सकते हैं, जैसे कि व्यक्ति की गरिमा और सम्मान में विश्वास करना, यानी कि ये एश्योर करना कि जो डिग्निटी है वो सबकी क्या है, हर व्यक्ति की, यानी कि एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति की रिस्पेक्ट हमें करनी है, हर व्यक्ति को हमें सम्मान देना है, उसकी गरिमा में हम विश्वास करते हैं। और इसके लिए एक जो प्राउड यानी कि जो गर्व की भावना होती है वो मतलब क्रिएट करने के लिए इस तरह की जो लैंग्वेज है यानी कि इस तरह की जो शब्दावली है वो हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल की गई है। क्योंकि हम सब जानते हैं जब ब्रिटिश साम्राज्य था यानी कि जब ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया, हमारा शोषण किया या हमारे साथ जो बुरा व्यवहार किया, वो किस लिए था? क्योंकि हमें समान नहीं माना गया। यानी कि भारतीयों को मतलब जैसे कि होता है ना कि हम किसी को हीन भावना से देखते हैं, किसी को हम कमजोर मानते हैं या अपने समान नहीं मानते हैं, उसे हम कहते हैं कि दूसरे दर्जे का। तो ऐसा ही व्यवहार ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ किया था। लेकिन अब हम ये जान गए थे कि हमें ऐसा नहीं करना है, तो हमारा जो संविधान है, वो सभी भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समानता की भावना देना चाहता है। साथ ही वो हर भारतीय को यानी हर इंडियन सिटीजन को सम्मान, रिस्पेक्ट देना चाहता है। उसका जो पर्सनैलिटी है, उसका जो व्यक्तित्व है, उसको वो रिस्पेक्ट देता है, उसको इम्पोर्टेंस देता है कि सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इसके लिए भारतीयों को जो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराए गए हैं, जो मौलिक अधिकार उन्हें प्रदान किए गए हैं, ये इसीलिए दिए गए हैं ताकि सभी व्यक्ति स्वतंत्रता और समानता का प्रयोग करें और उनका जो व्यक्तित्व है और गौरव और स्वाभिमान, ठीक है, ये सारी चीजें उन सबको इक्वल लगे कि हम सभी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर ही इम्पोर्टेंट है, गरीब नहीं, या सिर्फ कुछ जाति के व्यक्ति इम्पोर्टेंट है। यानी हर व्यक्ति की गरिमा और गौरव स्वाभिमान में विश्वास दिखाया गया है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता और अखंडता का विश्वास करना, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। संविधान सभा में जितने भी नेता मौजूद थे, उन सभी ने राष्ट्रीय एकता को जो कुचलने की जो अंग्रेजों की चाल थी उसका उन्होंने विरोध किया था और उसे वो खत्म करना चाहते थे। क्योंकि अंग्रेजों ने जब भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था वो भी फूट डालो और राज करो, ठीक है, डिवाइड एंड रूल, इस मतलब पॉलिसी के द्वारा किया था। इसलिए स्वतंत्र भारत में जो हमारे भारत के संविधान निर्माता थे, वो हमारी जो कहते हैं ना कि नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी यानी कि राष्ट्रीय एकता को स्थापित करना चाहते थे। और उन्होंने बार-बार इस चीज को दोहराया, यानी कि वो रिपीट किया इस चीज को कि जो भारत है, यह संविधान भारत को एक सांस्कृतिक एकता प्रदान करेगा, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी कल्चर है उस चीज में हम यूनिटी लेके आएंगे। कोई भी अपने आप को अलग ना समझे, कमजोर ना समझे, अपने आप को वीकर ना समझे। साथ ही जो माइनॉरिटीज हैं यानी कि जो संख्या में कम है उनके लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स में। उसके साथ ही सभी भाषाओं को सम्मान देते हुए 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई है। अर्थात इस तरह के जो संकल्प लिए गए हैं, ये प्रोविजंस जो रखे गए हैं, इसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि जो भारत है वो विशालता वाला देश है, बहुत सारी भाषा है, लिपि है, धर्म है, लेकिन उन सबको बांध के रखना है स्वतंत्रता के बाद भी। तो इस प्रकार से 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो इन शब्दों में जो राष्ट्रीय एकता थी उसके साथ अखंडता शब्द को भी शामिल किया है। निष्कर्षतः हम क्या कह सकते हैं कि जो प्रस्तावना है उसमें जो मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, वो क्या था कि हमें हमारे संविधान की एक झलक नजर आती है, यानी कि उसका संक्षिप्त जो एक ब्यौरा होता है वो हमें देखने को मिलता है कि सभी देश के नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के जो न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता वो प्राप्त होगी। सभी में भाईचारे की भावना विकसित होगी, राष्ट्रीय एकता, अखंडता के मूल मंत्र को भी हम अपनाएंगे, देश को उन्नति के शिखर पर भी लेकर जाएंगे। जो हमारे सरकार का जो ढांचा है, ठीक है, जो हमारा गवर्नमेंट फॉर्म है उसको भी हम इसमें अच्छे से देख पाए हैं। इसी प्रकार से जो प्रस्तावना है उसको संविधान की चाबी, संविधान की आत्मा और संविधान का रत्न कहा गया है। पहले ने भी ये कहा है कि जो भारतीय संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है वो अभी तक निर्मित इस प्रकार के जितने भी संविधान की प्रस्तावनाएं बनी हुई है उसमें सर्वश्रेष्ठ है। यह संविधान की ऐसी भावना है जिसमें कि भारतीयों के दृढ़ संकल्प को देखा जा सकता है, उनकी बुद्धि को देखा जा सकता है और इस दृढ़ संकल्प, इस विवेक की भावना के द्वारा, बुद्धि के द्वारा एक नए या हम कह सकते हैं एक नए और स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करना चाहा है, जिसमें सभी व्यक्तियों को न्याय मिले, स्वतंत्रता मिले,
समानता मिले और भाईचारे की इसमें जीत होगी। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं अब कि प्रस्तावना का महत्व क्या है, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्रियम्बल, तो हम कह सकते हैं अनेकता में एकता, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत एक ऐसा देश है जहां बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, या हम कह सकते हैं कि इतनी विभिन्नता है जो कहीं और देखने को मिलती ही नहीं है। और इस भारत की संविधान की जो प्रियम्बल है यानी प्रस्तावना है, उसके माध्यम से इस अनेकता में एकता को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। क्योंकि भारत में बहुत सारी जातियां हैं, धर्म है, संस्कृति है, भाषा है, इन सभी व्यक्तियों को हम भारत के लोग, ठीक है, एक यहाँ से शुरुआत हुई है, यहीं पर इसका अंत होता है, और सभी को समानता के साथ स्वतंत्रता, समानता, न्याय हर व्यक्ति को मिला है। हर व्यक्ति के जो व्यक्तित्व को सम्मान दिया गया है, और वो इसी चीज का सूचक है, वो यही इसका इम्पोर्टेंस है। दूसरा आता है कि भारतीय संविधान जो है वो हमारे भारतीयों के द्वारा ही बनाया गया है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो किसके द्वारा फ्रेम किया गया है? इंडियंस के द्वारा ही उसको तैयार किया गया है। जैसे कि कैबिनेट मिशन का जो सजेशन था, रिकमेंडेशन थी, उसको हमने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, और उसके बाद भारत के लिए, ठीक है, भारत के लिए जो संविधान बनाना था वो एक संविधान सभा ने ही बनाया, और वो जो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो हमारे ही अपने सदस्य थे। तीसरा इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है कि जो संवैधानिक शक्ति है उसका जो अंतिम स्रोत है वो आम जनता है, यानी कि आम जनता में सारी शक्तियां हैं, और जो अधिकारों का प्रयोग करेंगी, या जिसके द्वारा अधिकारों का प्रयोग किया जाएगा, वो जो पावर है वो भी किसके पास है? आम जनता के पास है। यानी आम जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करती है, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे, वो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी काम के लिए। तो इसमें जो अंतिम शक्ति है वो कौन है? वो आम जनता है, यानी कि सच्चे लोकतंत्र को इसके द्वारा स्थापित किया जाता है, ये भी इसका एक बेनिफिट है। उसके बाद की जो भारत है उसको धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित किया गया है। जैसे कि अभी मैंने बच्चों आपको अर्थ बताया कि जो धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होगा, जिसका कोई अपना एक विशेष धर्म नहीं है, जो एक विशेष धर्म को प्रोटेक्ट नहीं करेगा और सभी धर्मों को एक समान मानेगा। ऐसे ही गणराज्य, यानी कि जो हमारे राज्य के मुखिया होंगे वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे द्वारा ही चुने जाएंगे। इसी प्रकार से और क्या महत्व हो सकता है कि सरकार के लिए मार्गदर्शन का काम करती है, यानी कि हमारी जो प्रस्तावना है वो इसलिए भी उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है कि प्रस्तावना में बहुत सारे उच्च आदर्श दिखाए गए हैं, यानी हर शब्द में एक आदर्श छिपा हुआ है, एक उद्देश्य छिपा हुआ है, जो सरकार के लिए एक गाइडलाइन यानी कि एक मार्गदर्शक की तरह काम करता है। और सरकार इन जो पॉलिसीज बनाती है, जब वो इस तरीके से प्रस्तावना के अनुसार काम करती है, तो क्या होगा, एक वेलफेयर स्टेट अपने आप ही वहां पे डेवलप हो जाएगी। उसके बाद यदि हम एक और इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं संविधान की कुंजी, यानी कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है, और निश्चित रूप से कहा जाता है कि यदि आप पूरे संविधान को नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है, बहुत ही विशाल है, लेकिन अगर आप प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं तो आप प्रॉपर बहुत ही अच्छे ढंग से आप संविधान को गहराई से समझ सकते हैं। इसीलिए इसको इसको की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है, ये भी इसका एक इम्पोर्टेंस है। अब यदि हम आलोचना की बात करते हैं, क्योंकि जैसे सिक्का होता है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार से कोई कितनी भी अच्छी चीज होती है, एक दो डिमेरिट्स उसमें होती ही हैं। तो यदि हम बात करते हैं भारत की प्रस्तावना की आलोचना की, तो हम कहेंगे कि जो संविधान की मूल आत्मा को प्रस्तावना के रूप में अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया है। संविधान की शुरुआत ही संविधान की प्रस्तावना से होती है, और भरसक प्रयत्न किए गए हैं इसमें कोई दोष ना हो, कोई कमी ना हो, लेकिन एक दो कमियां इसे हमें देखने को मिलती है। वो क्या है? सबसे पहले मौलिकता का अभाव, यानी कि इस आधार पर आलोचना की जाती है कि इसमें ओरिजिनलिटी नहीं मिलती है। क्योंकि जो सोर्सेज जब हमने किया था डिस्कस, तो हमने देखा था कि हमने बहुत सारी चीजें, कोई हमने ब्रिटेन से ली, कोई हमने अमेरिका से ली, कोई हमने कोई हमने आयरलैंड से ली है, ठीक है। तो यानी कि हमने अपने देश का जो ओरिजिनल है वो हमने बहुत कम रखा है, या हम ये कहते हैं जो 1935 का जो एक्ट आया था, ठीक है, वहां से लिया हमने, यानी हमारा कम है, हमने कॉपी ज्यादा किया है, तो ओरिजिनलिटी जो है वो यहाँ पे कम हो जाती है, तो इस आधार पर आलोचना की जाती है। दूसरा आलोचना का आधार क्या है बच्चों? कि जो प्रस्तावना है वो न्याय संगत नहीं है, अर्थात जो एक न्याय होता है, ठीक है, सामाजिक न्याय हमें देखने को मिलता है, लेकिन जो विशेष रूप से एक जो इकोनॉमिक जस्टिस होता है, यानी आर्थिक न्याय का जो लक्ष्य है, वो मतलब हमें आज भी नजर नहीं आता है। क्योंकि यदि वो नजर आए तो सबको हम समानता के भाव से देखें, जो गरीबी रेखा से नीचे इतने सारे व्यक्ति रह रहे, वो चीज हमें नहीं नजर आनी चाहिए स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी, यानी कि
संविधान लागू होने के इतने वर्षों के बाद भी। तो इसलिए क्या है, ये जस्टिफिएबल नहीं है। तीसरा क्या है कि इस आधार पर भी आलोचना की जाती है जो प्रस्तावना है वो पुरानी हो चुकी है। यानी कि 26 नवंबर नवंबर 1950 को इसको लागू किया गया और आज जब हम 2020 में हैं तो इतने साल हो गए हैं, हमारी जो सिचुएशन है, जो हमारी सर्कमस्टांसेस है या हमारी जो परिस्थितियां हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। लेकिन जो प्रस्तावना के उद्देश्य हैं वो आज भी वही हैं। यानी उसमें कुछ चेंज होने चाहिए, ठीक है? जैसे समाजवाद के लिए अगर बात करते हैं तो काफ़ी साल पहले हम उसको छोड़ चुके हैं जब यूएसएसआर का पतन हुआ था। लेकिन उसके बाद भी वो आज तक चल रहा है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि जो प्रस्तावना है वो काफ़ी पुरानी पड़ चुकी है। टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस नहीं किए गए हैं। इस आधार पर भी आलोचना की जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी यदि हम इसको कंक्लूड करें, बताएं आपको कि बेशक से इसमें कुछ एक दो कमियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो भारतीय संविधान है, उसकी प्रस्तावना है, उसका बहुत ज्यादा महत्व है, उसकी उपयोगिता है, क्योंकि वो भारतीय संविधान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है। और उस प्रस्तावना के माध्यम से ही आज भारत इतना ज्यादा विकसित हो रहा है, या हम कहें एक विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम सभी को चारों दिशाओं में हमें, चाहे वो मौलिक अधिकार है या वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, समाजवादी राज्य है, या हमें एक जो लोकतांत्रिक गणराज्य है, यानी चारों तरफ हमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और भारत निसंदेह जो एक वेलफेयर स्टेट है, यानी कि एक जो कल्याणकारी राज्य है, उस दिशा में भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। और इन सब की झलक हमें प्रस्तावना को देखकर, उसे पढ़कर समझ में आती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो अभी तक बने हुए, यानी कि निर्मित है, कितने भी जितने भी संविधान बने हैं उन सभी लेखों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे महत्वपूर्ण है। ये भारतीय संविधान की भावना है। साथ ही साथ जो हम इंडियंस हैं, यानी कि जो हम भारतीय हैं, हमारे दृढ़ दृढ़ संकल्प का ये प्रतीक भी है। और हम सभी ने एक भावना से एकजुट होकर उस लंबे संघर्ष के बाद एक नए और स्वतंत्र भारत का निर्माण करने का एक सपना देखा था, जो पूरा भी हो रहा है और जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की भावना हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि हम पहले हमें लगती थी और आगे भी हमें ऐसे ही लगेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हमने समझा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में, साथ ही साथ प्रस्तावना की क्या हमारी विशेषताएं हो सकती हैं, क्या इसका महत्व है।